ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, जो भी कह सकते हो। अब एक्चुअल में कहानी शुरू कैसे हुई, जब रेजिस्टेंस की हमने बात करी थी तो हमने देखा था वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले में लेंथ है, एरिया है, रेजिस्टिविटी है, मतलब मटेरियल है, बट इसके अंदर टेम्परेचर नहीं है। तुम्हें कहीं भी टेम्परेचर नहीं दिखेगा, तो तुम्हें कंपैरिजन कहाँ करना है एक्चुअल में। तो ये जो बात होती है, यही इसी के अंदर टेम्परेचर भी छुपा हुआ है। फॉर्मूले में तुम्हें भले ही नजर नहीं आ रहा, बट छुपा वहीं पे है। तो हमने रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास में, m/n² τ। ये फॉर्मूला होता है, अगर किसी को नहीं पता तो इन जनरल में एक कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है, ये बता दिया। यहाँ पे मास है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, और टॉ क्या है हमारे पास, ये है रिलैक्सेशन टाइम। तो यही जो चीज है, यही हमारे सारे आंसर्स का मतलब सारे सवालों का जवाब है। ठीक है, अब रिलैक्सेशन टाइम से हमें कैसे पता चलता है कि जो भी क्या नाम है टेम्परेचर पे हमारा जो भी मटेरियल है वो कैसे डिपेंड करता है। बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम क्या था कि हमारे पास कोई एक बैरियर है और कोई दूसरा बैरियर है। अब इलेक्ट्रॉन गया, इससे टकरा के इससे टकराने तक, यहां से लेकर यहां तक उसको मूव करने में जो टाइम लगा है, वही क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है कि नहीं। बैरियर से बैरियर तक जाने में जो समय मिला उसे, एक तरीके से वो टकराए जा रहा है और बीच में जो उसे रिलैक्स करने का समय मिल रहा है, वही रिलैक्सेशन टाइम है। तो इसी चीज से हमें पता लगेगा। अब खुद सोचो, जैसे हमारे पास अलग अलग तरीके के मटेरियल है। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, मान लो कोई एक मेटल है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एक मेटल्स के बारे में। बेसिकली मेटल बोलने से ज्यादा अच्छा रहेगा कंडक्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो अगर कंडक्टर्स की हम बात करें तो वहां पे एक्चुअल में क्या होता है, वही रिलैक्सेशन टाइम वाला कंसेप्ट तो वही रहने वाला है, बट बात ये होने वाली है कि जैसे ही तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे, अब देखो टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तुम्हारा जो मेटल है या फिर जो भी कंडक्टर है वो गर्म होने लगा। अब गर्म होने लगा तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा एक्साइट हो जाएंगे, उनके अंदर और एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी आ जाएगी तो वो और ज्यादा स्पीड से, बहुत ही स्पीड से टकराते जाएंगे। अब पहले उसे यहां से यहां तक आने में ज्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि स्पीड कम थी। अब स्पीड बढ़ गई, यहां से यहां तक आने में जो टाइम है वो भी क्या हो गया, क्या वो यहां से यहां तक आने में जो टाइम हो गया वो घट गया। ठीक है, स्पीड बढ़ने की वजह से। अब जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू घट गई, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, तो यहां पे कंपैरिजन से देखो कि जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलैक्सेशन टाइम के। यानी अगर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं। कंडक्टर्स में बेसिकली होता यह है कि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके वजह से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम के घटने की वजह से रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये कहानी है कंडक्टर्स के अंदर। तो पूरी कहानी को समराइज कर दो, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ये बात तो तुम्हें पता ही है। यानी अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो उसमें से करंट पास कराना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। यानी मेटल्स जो कंडक्टर्स होते हैं, घर में लगी हुई वायर होती है, वो जितनी ज्यादा गर्म होंगी उसमें से करंट पास कराना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो ये है इसके पीछे का कंसेप्ट। भले ही फॉर्मूले में तुम्हें कहीं टेम्परेचर नजर नहीं आता, बट इनडायरेक्टली जो टेम्परेचर है वो लिंक्ड है उसी फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे कुछ दो ग्राफ हैं, एक मेटल का और एक एलॉय का। मेटल मतलब कॉपर समझ लो, कॉपर हो गया, और एलॉयज में हमारे पास निक्रोम हो गया, जो प्रेस वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब जो जल्दी गर्म हो जाता है वो वाला। अब दोनों की वैल्यू तुम नोटिस करोगे, टेम्परेचर को जैसे जैसे तुम बढ़ा रहे हो रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ रही है, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो रेजिस्टिविटी की वैल्यू दोनों में ही बढ़ रही है। बट अगर तुम मेटल्स में नोटिस करोगे तो यहां पे वैल्यू बहुत बुरी तरह ऊपर बढ़ी, बहुत बुरी तरह। ठीक है, और यहां पे स्लोली 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 बढ़ रही है। ठीक है, तो दोनों के ही केस में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ता है, बट मेटल्स में एक लिमिट के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है, और इसमें नॉर्मल वही एक स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधे सीधे धीरे धीरे बढ़ता है। तो एक्चुअल में चेंज तो आया, मेटल में भी आया, एलॉय में भी आया, टेम्परेचर के साथ दोनों में आया, बट कितना और क्यों, दोनों में अलग अलग क्यों, इसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले की पूरी जस्टिफिकेशन मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता, एक्चुअल में इसके बारे में बहुत डिटेल में तुम आगे पढ़ोगे आराम से। ये वैसे एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, बट इसके बारे में डिटेल में और बातें तुम जाननी है, बट यहाँ पे जितने कम शब्दों में मैं तुम्हें समझा सकता हूं मैं समझा देता हूं, जितना तुम्हें जानना है उतना ही। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये आरटी का मतलब है किसी भी एक टेम्परेचर
टेम्परेचर पे, कोई भी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, मान लो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कितने भी डिग्री पे मुझे अगर किसी चीज की रेजिस्टेंस निकालनी है या रेजिस्टिविटी निकालनी है, जो भी चाहो तुम, रेजिस्टेंस लेके चलते हैं अभी। तो रेजिस्टेंस निकालना है तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पहले उसका तुम्हें पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ठंडा, जब बिल्कुल इस पॉइंट पे अगर तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होगी और तुम साथ के साथ तुम्हें पता चलेगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर का क्या मतलब है, बेसिकली इंक्रीज इन टेम्परेचर बोलो या टेम्परेचर बोलो, बात वही है। बेसिकली अगर मान लो तुम शुरुआत 0 से कर रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम्हें 40 डिग्री पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाए, तो 40 माइनस 0 कितना आने वाला है, 40 आएगा। अगर 50 जाओगे तो 50 माइनस 0 50 आने वाला है। तो ये टी क्या है, बेसिकली इसे टेम्परेचर भी बोल सकते हो या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर भी बोल सकते हो, दोनों बातें सेम है क्योंकि ये तो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, इसीलिए। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये अल्फा। इस अल्फा को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बेसिकली इसकी ही वैल्यू डिसाइड करती है कि एक्चुअल में ये वैल्यूज जो है मेटल की या एलॉय की या हम किसी और मेटल की बात करें, उसकी वैल्यू टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, वो सारा का सारा कौन डिसाइड करता है, अल्फा ही डिसाइड करता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ही डिसाइड करता है। अब तुम कैसे बोलोगे ये एक्चुअल में इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए या एलॉयज के लिए बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव में अब कितनी होगी वो बाद की बात है, बट पॉजिटिव होगी। अब खुद सोचो, ये एक पॉजिटिव नंबर है, टेम्परेचर तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, हम इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, सिंपल सी बात है। हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता। ओवरऑल कहने का मतलब है सब कुछ पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू अगर जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, इस पूरे की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है, यहां पे पॉजिटिव है। तो इसकी वैल्यू ही डिसाइड करती है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करेगा या फिर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करेगी। ये फॉर्मूला ही सब कुछ है। तो अब बात कर लेते हैं मेटल्स और अलॉयज के बाद सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, अभी भी अल्फा को कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ये हर मटेरियल, दुनिया में जितने भी मटेरियल है सबके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे कंडीशन में बहुत तगड़े बदलाव आने वाले हैं, अल्फा में तगड़ा बदलाव आने वाला है, और वो देखो कैसे। सेमीकंडक्टर्स अगर तुम्हें नहीं पता क्या होता है तो ऐसा समझ लो, मैंने वैसे बता रखा है केमिस्ट्री में, अगर तुम केमिस्ट्री में पढ़ी है तुमने तो सिंपल सा ऐसा समझ लो कि कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सेमीकंडक्टर्स इनके एक बीच का ऐसा कुछ है जो दोनों की ही प्रॉपर्टीज लगभग शो कर सकता है, और वो हमारे कंट्रोल में बहुत कुछ है इसके अंदर। इतनी ही कहानी समझ लो अभी के लिए बहुत है, वैसे तो इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है, तब के तब देख लेंगे। खैर, हमारे पास टेम्परेचर, अब जो सेमीकंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर है और रिलैक्सेशन टाइम है उसका जो रिलेशन है वो डिफरेंट है। मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा था, यहां पे थोड़ा सा अलग होता है। यहां अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो इसके ऊपर 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम पे 1 पैसे का फर्क नहीं डाल पाएगा। जब हम बात करेंगे, किसकी बात करने वाले हैं एक्चुअल में, सेमीकंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स की। इसके वजह से रिलैक्सेशन टाइम पे फर्क नहीं पड़ता, बट एक दूसरी चीज पे फर्क पड़ता है और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मतलब है कि इतने से वॉल्यूम में, मान लो चलो इतना वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो, ऐसा समझ लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू होती है सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के केस में, वो बहुत ही बुरी तरह से बढ़ती है। अब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी, ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी हमारे इस फॉर्मूले में है, जरा ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। ये जो n है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही है, यानी रेजिस्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, यानी इसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है, तो पक्का इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, घटने लगती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू घटने लगती है।
कहने का क्या मतलब है, अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा मटेरियल है जो कि इंसुलेटर है और वो पड़ा हुआ है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट नहीं कर रहा, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के, अपने अंदर से बिजली को पास कराने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू घट रही है। रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट आसानी से पास होगा, यही कहानी है। तो ये कहानी बड़े ध्यान से समझो। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, रिलैक्सेशन टाइम पे फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और उसकी वजह से रेजिस्टिविटी घटता है, रेजिस्टेंस भी घटता है। समझ में आ गई बात। और इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में अगर तुम्हें दिखाना चाहूं तो दिखा सकते हैं बड़ी ही सिंपल तरीके से। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन कुछ इस तरीके का होता है। अब ये जो ग्राफ है वो साफ साफ ये बता रहा है कि मान लो जब शुरुआती टाइम में थे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत हाई थी, जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हुई, और आराम से कम नहीं हुई, बहुत बुरी तरह कम हुई। ठीक है, तो समय के साथ रेजिस्टिविटी, समय कह रहा हूं टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, घटती चली जाएगी। समझ में आई बात। अब तुम खुद सोचो वहां पे क्या हो रहा था मेटल्स के केस में। यहां पे हमारा ये फॉर्मूला है और अल्फा की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, और वो यही इंडिकेट कर रहा था कि अल्फा वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू पॉजिटिव, यही चीज बता रही थी हमको कि पक्का टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे तो मेटल का जो रेजिस्टिविटी होता है वो भी बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। यहां पे उसका जस्ट उल्टा होगा, यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और ये नेगेटिव वैल्यू अब ये इंडिकेट करेगी कि तुम इसको जितना बढ़ाते जाओगे, ये जितना बढ़ाते जाओगे ये टर्म उतना और नेगेटिव होता जाएगा, इसमें से और माइनस होता जाएगा। और अगर ये बात समझ नहीं आती तो इतना समझ लो, तुम टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाओगे अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होने के वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के वजह से जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी घटेगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी घटेगी। समझ में आ गई बात। और वही चीज यहां पे हो रही है। ये एक बहुत ही थ्योरेटिकल कहानी थी जो कि तुम्हें समझनी थी। एक्चुअल में R इज रो एल बाई ए के अंदर की जो कहानी है ये वही कहानी है कि नहीं। टेम्परेचर वहां पे था बट वो कैसे छुपा हुआ है ये तुमने देखा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में छुपा है, रिलैक्सेशन टाइम में अंदर छुप के बैठा हुआ है, यही है। बाकी इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स बहुत से भी बहुत ज्यादा इजी होते हैं। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सकता है। इस फॉर्मूले की खास वैल्यू है नहीं जितना इस यहाँ पे जो भी हमारे पास डिटेल्स थी, जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो खैर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।